का बिग ब्रेकिंग में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां आश्रम में बच्चों की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। आश्रम पर 2 बच्चों की मौत छिपाने का आरोप लगा है। एक बच्चे की मौत का कारण मिर्गी बताया था, दूसरे बच्चे की मौत का आश्रम ने छिपा लिया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी लगी है। युग पुरुष आश्रम पर मौत छिपाने का आरोप लगा है। आश्रम संचालक पर जल्द दर्ज हो सकती है एफआईआर। आश्रम की मौत हो चुकी है। आश्रम के 59 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, 2 की हालत गंभीर बताई गई है। सभी बीमार बच्चों में कालेरा की पुष्टि हुई है। युग पुरुष आश्रम को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 3 दिन में आश्रम को देना होगा नोटिस का जवाब। आप ये देखिए कि सभी बच्चों में कालेरा की पुष्टि हुई है। इंदौर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर आश्रम में बच्चों की मौत पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। आश्रम पर 2 बच्चों की मौत छिपाने का आरोप लगा है। अभी भी बच्चे आ रहे हैं वहाँ से, पर पहले की तुलना में कम हो गए हैं। रात में भी 10 बच्चे आए हैं। टोटल अभी 59 बच्चे एडमिटेड हैं। लेकिन जो फर्स्ट डे आए थे मॉर्निंग में, वो अब काफ़ी ठीक हैं, तो हम उनको डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं और आज दोपहर तक 10 से 12 बच्चे यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। टोटल कितने बच्चे एडमिट है अभी यहाँ पर? टोटल 59 बच्चे एडमिट हैं। जो रात में आए हैं वो उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, बट अभी भी जो पहले वाले बच्चे हैं उनमें से 2-3 अभी भी गंभीर हैं, क्योंकि वो उनको बहुत कुपोषण और काफ़ी सिवियर प्रॉब्लम था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 2 बच्चों की पहली मौत छुपा ली गई थी आश्रम के माध्यम से, और 59 बच्चे बीमार हैं जिनको कालरा हुआ है। जी बिल्कुल। और ये आश्रम संचालिका जो हैं, वो पहले दिन जब बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा था, तो वो दावा कर रही थी कि उनके यहाँ सभी बच्चे सही हैं। पिछले 28 साल से उस आश्रम को चला रही हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का वो बेहतर ख्याल भी रखती हैं। और वो कह रही थी कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मिर्गी की दिक्कत है, मिर्गी की वजह से उनकी मौत हुई है। इस तरीके की वो बात सामने कर रही थी। और उनकी एक तस्वीर भी आई थी जब वो एसडीएम अधिकारी साथ में, जहां पर बच्चे का 100 रखा हुआ था, वहां पर वो हंसते हुए नजर आई थी। हंसी ठाके लगाते हुए उनका वीडियो भी सामने आया था। लेकिन देखिए, अब बच्चे जो हैं, 59 बच्चे जो हैं, 59 बच्चे जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं। 10-12 बच्चों को डिस्चार्ज करने की बात कही जा रही है। 3 बच्चे जो हैं उसमें बहुत सीरियस हैं। लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है, जो जांच कमेटी इसमें जांच करी थी, पता चला कि सिर्फ 5 मौत नहीं, ये 6 मौत है। पहले 2 जो मौत हुई थी, कलेक्टर जब मौके पहुंचे तो एक मौत को उन्होंने जो पहले छुपाया था, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो नेचुरल डेथ हुई थी, मिर्गी की वजह से मौत हुई थी, इसलिए उसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन जांच में पता चला कि उसके पहले भी एक मौत और हुई थी। यानी कुल मौत अभी तक जो 5 मानी जा रही थी, वो मौत का आंकड़ा बढ़ के 6 पहुंच चुका है। और ये अस्पताल, ये जो आश्रम संचालिका है, उन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं बच्चों की मौत को जो है वो मामला छुपाने के लिए। कलेक्टर ने कहा है कि 3 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप जवाब दीजिए कि दिव्यांग बच्चे आपके यहाँ थे, उनकी मौत हुई, तो आपने इसकी प्रशासन को जानकारी क्यों नहीं दी? और अगर मौत हुई थी 6, तो आपने उसकी जानकारी क्यों प्रशासन से छुपाई? अब इन सब चीजों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। कलेक्टर यह कहना है कि जो भी जवाब आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी बहुत जल्द इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। आश्रम संचालिका, सचिव, तमाम जो वहां के मेंबर है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन बड़ा मामला और भी सामने आया। युग पुरुष आश्रम जो पिछले 28 साल से चलाने का दावा किया जा रहा है, देश भर के बाल कल्याण जो समिति है, जिन दिव्यांग बच्चों को भेजती है, वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्षमता थी वो सिर्फ 100 लोगों की, यानी 100 बच्चों की रहने की क्षमता, लेकिन बच्चे 207 रह रहे थे। और जो इसमें मापदंड बनाए गए हैं कि अगर कोई आश्रम संचालित होगा तो उसके अंदर धूप आना चाहिए, क्योंकि ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं, इन्हें धूप लगना बहुत जरूरी होता है। इनके रूम तक धूप आना चाहिए। धूप में सूर्य नमस्कार और बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं जो बच्चे करवाना अनिवार्य है। लेकिन उन कमरों में धूप भी नहीं आ रही थी। बच्चे 100 की जहाँ पे 207 थे। बच्चों का जो मौत का मामला लगातार छुपाया जा रहा था। तो कई सारी गंभीर लापरवाही सामने आई है। बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है, उन 59 बच्चे अस्पताल में भर्ती है, 3 बच्चे गंभीर हैं। और अब तक इस पूरे घटनाक्रम में 6 बच्चों की जान जा चुकी है। और ये वो 6 बच्चे हैं जो अपना दर्द, अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। क्या वो सिर्फ कालरा जो था, या जो डायरिया की बात की जा रही है, क्या सिर्फ वही था, या उन्हें जो पहले से खाना खराब दिया जा रहा था, या कोई मेडिसिन है, या बहुत सारी चीज है।
अलग अलग एंगल पर जांच की बात कही जा रही है, लेकिन गंभीर लापरवाही इस मामला सामने आया, बच्चों की मौत हुई, प्रशासन से छुपाया गया। शायद अगर समय रहते प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई होती तो बच्चों का बेहतर उपचार हो सकता था। जो बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए तो उनका बड़े अस्पतालों में इलाज चलता, तो ये सभी चीजें शायद समय पर बताई गई होती तो इन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। कलेक्टर ने कहा है कि 2 से 3 दिन में इन बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा दूसरे आश्रम में, जहां पर सर्व सुविधाएं होंगी, उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर शिवपुरी से मिल रही, जहां ट्रक ने भेड़ों को रौंद डाला, चरवाहे समेत 40 भेड़ों की मौत हो गई। अमोला घाटे के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। राजस्थान का रहने वाला चरवाहा बताया गया था और ये देखिए बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें सामने आई हैं। तकरीबन 40 भेड़ों को ट्रक ने रौंद दिया है और इन भेड़ों की दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी में ट्रक ने भेड़ों को रौंदा, चरवाहे समेत 40 भेड़ों की मौत हो गई। अमोला घाटे के पास की पूरी घटना बताई गई है और राजस्थान का रहने वाला चरवाहा था जिसे ट्रक ने रौंद दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो ट्रक यहाँ पर भेड़ों को रौंदा है, आखिरकार क्या उसे दिखा नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में भेड़ें मौके पर मौजूद हैं, चरवाहा मौके पर मौजूद है। हुआ है अमोला पुल पर, तो कौन खत्म हो गया, क्या नाम है उनका? रूपाराम। कहाँ के रहने वाले थे? नागौर जिले के बड़े गांव के। कैसे खत्म होगा जी? ट्रक से। कैसे हादसा हुआ है? जी हादसा हुआ। नहीं, दुर्घटना कैसे हुई है जी? एक्सीडेंट कैसे हुआ? भेड़ निकल रही थी तो वो ऊपर से आई, इधर डाली अमोला तन। तो ये क्या पैदल थे क्या? पैदल होते। और भेड़ें वगैरह कितनी खत्म हो गई? 40-45 है, 40 खत्म हो गई, 5 भाग टूट हो गई। और संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़ गए। अशोक, ये कैसे हादसा हुआ? क्या ट्रक चालक को नजर नहीं आया, तेज रफ्तार में था? बता दूं कि ये अमोला घाटी क्षेत्र का मामला है। ये अल सुबह की घटना है। एक ट्रक अमोला की साइड से शिवपुरी की तरफ आ रहा था, तभी ये चरवाहा जो 45 भेड़ों को लेकर के जा रहा था, अचानक से ये ट्रक इन सभी को रौंदता हुआ चला गया। इस हादसे में 40 भेड़ों और चरवाहे की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद ये ट्रक भी अज्ञात ट्रक है, अभी तक इसके पकड़ में नहीं आया ये कहाँ का ट्रक था, कहाँ जा रहा था, लेकिन ये शिवपुरी की ओर का ये ट्रक बताया जा रहा है और इसमें 40 भेड़ों सहित चरवाहे की मौत हो गई है। जो चरवाहा है, जो राजस्थान के नागौर का रहने वाला था, ये नागौर क्षेत्र से इधर गर्मी के दिनों में ये भेड़ों को चराने के लिए लाते हैं और जब बारिश शुरू हो जाती है तो फिर वापस लेकर के जाते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अशोक। तो अब देखिए आप, ये वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला पूरा घटनाक्रम सामने आया है और ट्रक चालक के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है अब जांच का विषय बना हुआ है। 40 से 45 तकरीबन भेड़ों की मौत की बात कही जा रही है और कुछ भेड़ें जख्मी भी हैं, चरवाहे की भी मौत हो गई है। एमपी छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। एमपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। रायपुर में अब तक 180.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है और लगातार बारिश होने के आसार अभी भी बने हुए हैं। तो खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। एमपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। कई इलाकों में अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। रायपुर में अब तक 180.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से वासु चौरे, सूरजपुर से वरुण राय, मुंगेली से प्रशांत शर्मा जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो वासु आपके पास आते हैं। भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है कि मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो मानसून है वो एक्टिव है और 3 सिस्टम करीब इस समय मध्य प्रदेश में बने हुए हैं जो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर रहे हैं और एक साइक्लोनिक जो एरिया है वो भी क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश का जो अधिकांश हिस्सा है वहां पर अच्छी खासी बारिश होने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने की, आंधी तूफान चलने की भी जो आशंका है वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रेनफॉल तो हुआ
हुआ है, लेकिन एक सिलसिलेवार रूप से जो बारिश होती है, यानी कि जो लगातार बारिश का ट्रेंड चलता है, वैसी बारिश अभी नहीं हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में अभी जो बारिश शुरू हुई है वो रुक रुक के बारिश हो रही है, और जब ये रुक रुक के बारिश होती है, कुछ देर बारिश होती है, या शाम के समय अक्सर देखा जाता है, देर रात ऐसा देखा जाता है कि जोरदार बारिश हो जाती है, फिर दिन के समय जो है वो धूप निकलने लगती है। तो इस तरीके का जब मौसम होता है तो उससे कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उमस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इस समय जो उमस है, जो ह्यूमिडिटी है, वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी, समस्या की जो वजह है वो बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में जो वेदर सिस्टम है वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे, मानसूनी जो विंड्स हैं वो मध्य प्रदेश में और तेजी से आएंगी, जिसके चलते जो पानी है वो अब लगातार निरंतर गिरने लगेगा, और करीब जब एक हफ्ते अच्छी सिलसिलेवार रूप से कंटिन्यूटी के साथ जब रेनफॉल होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लोगों को उमस से राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आप जुड़े रहिए वासु, और आगे बढ़ेंगे जहां पर वरुण राय भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब वरुण, सूरजपुर में कैसे इस समय मौसम नजर आ रहा है? क्या बारिश हो रही है? बारिश के आसार हैं? देखिए, सूरजपुर सरगुजा संभाग का ही उच्च दाब वाला क्षेत्र है। ऐसे में इन इलाकों में अगर बात करें, बीते 2 दिनों से लगातार बारिश का माहौल बना हुआ है, और जो आज भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जो दूसरे इलाके हैं जहां पर खासकर जो है लगातार बारिश से जिन इलाकों में छोटे नदी पुल पुलिया की स्थिति होती है, जहां पर बहाव की स्थिति तेज हो जाती है, या इन इलाकों में आवागमन बाधित हो जाती है, उन इलाकों के लिए प्रशासनिक अलर्ट भी हो गई है कि उन इलाकों में लगातार मैदानी अमलों को तैनात कर दिया कि वो लगातार निगरानी रखें। हालांकि किसानों के लिए भले राहत की बात होगी, क्योंकि लगातार जो मौसम की मार झेलते हैं उन किसानों के लिए इस बार खासकर राहत की बात है कि जो लगातार बारिश होती है किसानों के लिए बेहतर परिणाम लाएगी। लेकिन जो लगातार बारिश बनी हुई है, ऐसे में जो प्रशासनिक अमला है, मैदानी अमला है, वो छोटे इन इलाकों में जहां जल भराव की स्थिति हो, या फिर जो पुल पुलियों की जो खराब स्थिति होती है, उन स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए उनके लिए एक चुनौती होगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और प्रशांत के पास भी रुक करते हैं। प्रशांत, मुंगेली में कैसे हालात हैं? बारिश होती है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, जल संकट से भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निजात मिलती है, लेकिन जिस तरीके के हालात बन जाते हैं उससे लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रशांत जी, निश्चित रूप से प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह मुंगेली जिले में भी पिछले 2-3 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, और अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे में खुशी देखने के लिए मिल रही है, और खेतों में खेती किसानी के कार्य है उनमें तेजी आई है, और किसान पूरी तरह अपने खेती कार्यों में जुट चुके हैं। और जैसा कि उम्मीद था कि इस बार मानसून सही समय में आएगी, अच्छी बारिश होगी, तो बारिश होने से कहीं न कहीं किसान खुश है, खाद यूरिया आदि के जुगत में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जो उमस भरी गर्मी है उससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि जिस तरह मौसम 2-3 दिन से खराब हुआ है, हवा चली है, बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं जो बिजली संकट है वो गहराया है, और जिले के कई इलाकों में कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां काफी लंबे समय से जो बिजली गुल है, तो बारिश ने जहां किसानों को खुशी दी है, वहीं जो विद्युत विभाग है उसकी समस्या बढ़ा दी है। कई जगह खंभे गिरने या तार टूटने की भी जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं राहत तो कहीं आफत की ये बारिश साबित हो रही है। जाहिर सी बात है। वासु के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। वासु, जैसे कहीं राहत है तो कहीं आफत है, जैसा कि प्रशांत भी बोल रहे हैं, और हमने पिछले साल भी देखा था कि निगम की पोल खुलती हुई नजर आई थी, तो इस बार कैसे हालात हैं? बारिश के बाद बारिश हो रही है, राहत मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन हालात कैसे बन रहे हैं? क्या नालों की सफाई बेहतर तरीके से हो चुकी है? जल भराव की कोई समस्या भोपाल में नजर आ रही है? देखिए, अभी तक भोपाल में इस तरीके का रेनफॉल नहीं हुआ है कि जल भराव जैसी स्थिति बने, या बहुत ज्यादा बारिश हुई है, अत्याधिक बारिश हुई है जो व्यवस्थाओं पर भारी पड़ती हुई नजर आए। हालांकि निगम के जब अधिकारियों से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने दावे जरूर किए हैं कि सारे जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको क्लीन कर दिया गया है, उनको क्लियर कर दिया गया है ताकि जल भराव जैसी स्थिति ना हो। लेकिन फिर भी भोपाल में ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं जो निचले इलाके की बस्तियां हैं, जहां पर बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी की निकासी बहुत अच्छी नहीं है, तो वहां पर निश्चित तौर पर अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं, लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित हो सकता है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उससे बचने के लिए भी जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपना जो प्लान बी है वो तैयार कर रखा है। रेस्क्यू टीम्स को जब भी मानसून का सीजन आता है तो अलर्ट कर दिया जाता है, अलग अलग जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो जारी कर दिए जाते हैं, अगर ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत वहां पर मदद पहुंचाई जा सके। और जहां तक सार्वजनिक जो क्षेत्र है, सार्वजनिक जो चौक चौराहे या सड़कें हैं या फिर जो पुल पुलियां हैं, वहां पर अगर जो
परीक्षा की घड़ी है वो तभी आएगी कि जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, और वहां पे फिर देखना होगा कि नगर निगम ने कितनी तैयारियां की हुई हैं और जिला प्रशासन की कितनी तैयारियां हैं, कितने बेहतर रूप से वहां से पानी आउट हो पाएगा, बिल्कुल ट्रैफिक तो कहीं प्रभावित नहीं होगा, इसको लेकर बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। इंतजार करना होगा। वासु, वरुण के पास भी चलते हैं, पूछ लेते हैं कि कैसे इंतजामात किए गए हैं बारिश के पहले। वरुण, कैसे इंतजाम किए गए निगम प्रशासन की तरफ से ताकि किसी भी तरीके से जल भराव की समस्या ना हो, लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत ना हो? देखिए, हर बार अगर मानसून की बात करें तो भले लेट लतीफ से होती है, लेकिन हालात यहाँ भयावह होते हैं, क्योंकि दूरस्थ पहुंचे हुए कई इलाके हैं जहां लगातार देखने को मिलता है कि कहीं पुल बह गए तो कहीं ढह गए, और खासकर नगरीय निकाय इलाकों में भी जल भराव की स्थिति में कई वार्ड जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने इस बार जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद वो अलर्ट हो गया है मैदानी इलाकों में। प्रशासनिक अमला अलर्ट है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी का पोस्टर वार लगातार जारी है। पोस्टर कार्टून के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया। सोनिया गांधी को कहा इटली वाली मौसी। सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। राहुल गांधी को कहा बालक बुद्धि को अक्ल आने तक कांग्रेस 4-5 बार और हारेगी, हारने का रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस। ये पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है। तो आप ये देखिए कि इस वक्त इन दिनों जब से लोकसभा इलेक्शन आए थे उस दौरान से कार्टून वार छत्तीसगढ़ बीजेपी ने शुरू किया था, और एक बार फिर से कुछ दिनों बाद ये कार्टून वार सामने आ रहा है, जहां बीजेपी ने पोस्टर वार जारी किया है। पोस्टर कार्टून के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया। सोनिया गांधी को कहा इटली वाली मौसी, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा गया। बालक बुद्धि को अक्लाने तक कांग्रेस 4-5 बार और हारेगी, हारने का रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस, ये पोस्टर में लिखा गया है। तो एक बार फिर से पोस्टर कार्टून वॉर कांग्रेस पर बीजेपी ने किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है। संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, एक बार फिर से बीजेपी ने पोस्टर वार करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। जी बिल्कुल, बीजेपी का पोस्टर वार लगातार जारी है और बीजेपी एक तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते रहती है पोस्टर वार के माध्यम से। उन्होंने हाल ही में पोस्टर वार करते हुए ये लिखा है कि हारने का रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस। दरअसल ये सीधा एक तंज था राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। सोनिया गांधी को कहा कि इटली वाली मौसी, और राहुल गांधी को तंज कसते हुए बालक बुद्धि की एक तरीके से बीजेपी ने संज्ञा दी है। अभी हाल ही में जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी ने भाषण दिया था को लेकर, इसके बाद से भाजपा लगातार उन्हें घेरते दिखाई दे रही है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने ये बड़ा बयान जारी करते हुए एक तरीके से कांग्रेस को घेरा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। और खबर धमतरी से, जहां धमतरी के भटगांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। जमीन के पुराने विवाद को लेकर दरअसल गांव के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर तनाव जैसा माहौल बन गया। हालांकि इस तनावपूर्ण माहौल को शांत करने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन दो पक्ष आपस में इस कदर भिड़े कि गहमा-गहमी हो गई और मारपीट तक बात आती। इसके पहले शांत कराने की भरपूर कोशिश की गई। धमतरी की ये खबर है, जहां जमीन विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने से भिड़ गए। तो तनावपूर्ण माहौल यहां पर बनता हुआ नजर आया है। जमीन विवाद पूरा बताया गया है, जहां दो पक्ष जमीन विवाद के चलते आपस में भिड़ गए और इस दौरान एक दूसरे पर वार पलटवार भी खूब किया गया। संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गया। अभिषेक, अभी क्या स्थिति है? जी अभिषेक, अभी क्या माहौल बना हुआ है? तनावपूर्ण माहौल था, क्या माहौल शांत हो चुका है? देखिए, अभी आलाधिकारी पहुंचे हैं। धमतरी एसपी भी अभी मौके पर पहुंच गया और तहसीलदार को भी भेजा गया है जिला प्रशासन की तरफ से। दोनों पक्षों को समझाइश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो मुद्दा है जो दो समाजों के बीच का है। देवांगन समाज का जो सामाजिक भवन है उस पर बाकी गाँव वालों की आपत्ति की इसे गलत ढंग से बनाया गया और इसी को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है, तनाव हो चुका है। एक बार फिर से वही पुराना मुद्दा फिर से उड़ गया है और अब जिला प्रशासन के सामने चुनौती के दोनों पक्षों को समझाई दी जाए। फिलहाल दोनों पक्षों की जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, एसपी के साथ बातचीत और बैठक जारी है।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। तो अब जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, दोनों पक्षों से बात की जा रही है, समझाइश दी जा रही है। अंबिकापुर में चर्च निर्माण के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा गया। चर्च निर्माण रोकने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, जहां ग्रामीणों ने चर्च के जरिए धर्म परिवर्तन करवाने की आशंका भी जताई है। पहले भी चर्च निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया था और ग्रामीणों ने कहा कि फिर से चर्च का निर्माण शुरू हो चुका है। लखनपुर ब्लॉक के अरगोती गांव में चर्च बनाया जा रहा था, जिसका विरोध एक बार फिर से किया गया है। केरल से आ रहा है, कहने का मतलब है कि केरल से आ रहा है। इसमें 35 लाख का भवन निर्माण है और इसमें वो चीज़ एसटी लगा। इसके बाद ये काम रुका हुआ है, लेकिन अभी 8-10 दिन पहले इसमें काम फिर जारी, तब फिर विरोध शुरू किया, तो फिर विरोध चल। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने ट्रेन विस्तार को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। उन्होंने अंबिकापुर से दुर्ग जाने वाली ट्रेन को नागपुर तक जोड़ने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरगुजा संभाग वासियों की ये काफी पुरानी मांग है और अब इस ट्रेन को नागपुर तक जोड़े जाने की मांग की गई है। तो अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने ट्रेन विस्तार को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अंबिकापुर से दुर्ग जाने वाली ट्रेन को नागपुर तक जोड़ने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरगुजा संभाग वासियों की ये काफी पुरानी मांग है। अपनी ट्रेन अंबिकापुर से जो दुर्ग चलती है, दुर्ग में खड़ी रहती है दिन भर। ये इसके पास पर्याप्त समय है नागपुर तक जाके वापस आने का। और सरगुजा वासियों को स्वास्थ्यगत कारणों से साउथ में जाना रहता है या बॉम्बे जाना रहता है, तो निश्चित रूप से अगर नागपुर, एक तो नागपुर खुद अपने आप में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा जगह है, प्लस बॉम्बे जाना हो, गुजरात जाना हो या साउथ की यात्रा करना हो, तो नागपुर से ट्रेनें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, फ्लाइट की सुविधा है। तो नागपुर तक अगर ये ट्रेन हो जाती है तो सरगुजा संभाग वालों को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए मैंने ये मांग पत्र भेजा है, केंद्रीय रेल मंत्री जी को लिखे हैं। कल ही उनके यहाँ से रिसीविंग आया है, अब जैसा जवाब आएगा आप लोगों को बताएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दूसरा जनदर्शन कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे मुख्यमंत्री निवास, जहां जनदर्शन के लिए लोगों की काफी भीड़ नजर आई है। लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। मौके पर ही समस्याओं का निराकरण हो रहा है और इसके चलते यहां पर आस लेकर, अपनी समस्या लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हुए हैं, जहां पर सीएम सीधे इनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उसका सीधे तौर पर निराकरण का निर्देश भी दिया जा रहा है। तो जन दर्शन के माध्यम से जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लोगों की जो समस्याएं हैं उसके तुरंत निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं और उसमें हर वर्ग मौके पर पहुंच रहा है। संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, जन दर्शन के लिए लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, जन दर्शन में काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये कहें कि सैकड़ों लोग यहाँ पर जन दर्शन के लिए पहुंचे और प्रदेश के हर कोने से आ रहे हैं, छोटी से लेकर बड़ी समस्या लेकर सीएम विष्णुदेव साय से मिल रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर सीएम से मिलने को लेकर एक खुशी भी लोगों में देख रहे हैं। उनसे सीएम बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं इत्मीनान से सुन रहे हैं और सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करें। जो समस्या स्पॉट में भी अगर निराकरण हो जाती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जा रहा है, बारी बारी से बुलाया जा रहा है। और अच्छी बात, शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। और खबर दिल्ली से, जहां पीएम मोदी से मिले टीम इंडिया के खिलाड़ी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद टीम इंडिया रवाना हुई। कुछ देर में दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होगी टीम इंडिया। आज मुंबई में होगी टीम इंडिया की विक्ट्री परेड और उसके बाद सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी से टीम इंडिया के खिलाड़ी मुलाकात की और उसके बाद वे सीधे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।